नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग इसमें बीपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रैक्टिस सेट है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से आपको टोटल 17 सेट इस सीरीज में मैं आपको 17 सेट कराऊंगा, जिसमें से 4 सेट आपके इतिहास के देखो हैं, 4 सेट राज्य व्यवस्था के हैं, 4 सेट भूगोल के हैं और 4 सेट आपके साइंस के हैं और 1 सेट है अर्थशास्त्र का। ये सभी सेटों में सभी में 100 क्वेश्चन है। बाकी मैं इडुट एरिया की एक सीरीज और अलग से कराऊंगा, उसमें मैं आपको 10 सेट कराऊंगा और प्रत्येक सेट में वहां पर आपको 150 क्वेश्चन को मिलेंगे भी देखने को। ठीक है, तो ये आधार सीरीज है भाई। चलिए भाई, पहली सीरीज नंबर ये 1 है। टेस्ट नंबर ये है, फुल टेस्ट होगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर 1 थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा और आपको दिखाई भी देगा सही से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। बताएं, जो कथक नृत्य है वो भारत के किस भाग से संबंधित है। उत्तर भारत या दक्षिण भारत है या पश्चिम भारत है या पूर्वी भारत। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कथक नृत्य है वो उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, देखो कथक जो शब्द है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग हम संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नीचे दिए गए कूट में से विकल्प सही विकल्प आपको चुनना है। देखो, जो यानी कि जो मेसोलिथिक था भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 में है पत्थर के औजार बड़े नहीं थे, यहाँ पर छोटे आकार के थे, तो ये 2 गलत हो गया। अब जहां पर 2 है वो पहले तो आप उसको ही कैंसिल कर दो, यानी यहाँ पर अब बचा भैया ऑप्शन ये बचा है ना। चलो, तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्या है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नहीं, पुराने किस्म के औजार भी थे, ये भी बात गलत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, सी वाले सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है या राजस्थान है या गुजरात है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो बसोहली शैली है वो हिमाचल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। रसमंजरी की रचना किसने की। रसमंजरी की रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, शंकर दयाल शर्मा या विष्णु शर्मा या भानुदत्त या तुलसीदास। विष्णु शर्मा तो भाई पंचतंत्र बहुत फेमस है, पंचतंत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा भानुदत्त। क्या 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुदत्त। अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बृहदर पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई है। सत्य कथन चुनिए भाई, इनमें से कौन सा सही कथन हो जाएगा भाई। प्रश्न नंबर 5 बताएं। प्रश्न नंबर 5 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों बातें क्या है भाई, सत्य है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको मिलान करना है। इधर इधर दिया गया मुगल बादशाह, इधर दिया गया है वर्ष, मुगल बादशाह और वर्ष। ठीक है, तो भैया 6 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्रुखसियर है वो 1713 से लेकर 1719, फर्रुखसियर जो शासन करता है 1713 से लेकर 1719 तक शासन करता है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय है, ये 1754 से लेकर 1759 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय
शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806, 1759 से 1806 हुआ। बचा क्या अहमद शाह जो है वो 1748 से लेकर 1754। तो भाई ए का 2 और बी का 3 किसमें है? ए का 2 और बी का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर किसमें है भाई? बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? गुजरात, मालवा, जयपुर या बिहार? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा भाई मालवा। मुगल काल में जो सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, अगर हम लोग चर्चा करते हैं और इसके कुछ और बातें, मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घराने से गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबे की सूबेदारी का दावा किया, है ना। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी, जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे उनको क्या मिली थी भाई? अजीत सिंह को गुजरात सूबेदारी, लेकिन जो सवाई राजा जयसिंह थे उनको भैया मिली थी मालवा की सूबेदारी मिली थी। लेकिन आगे चलकर 1722 ईस्वी में, कब? 1722 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी मिली गई। कहाँ की? इनको आगरा की भी सूबेदारी मिली थी 1722 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो, नवपाषाण पाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पालिश किए जाते थे, बिल्कुल बात सत्य भाई। नवपाषाण के जो भी औजार थे वो पालिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ओखल, है ना, आपने देखा होगा ओखली, है ना। तो भाई यहाँ पर दोनों बातें क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को भैया क्या कहते थे? खालसा या निहंग या दल खालसा या गुरुमुखी? गुरुमुखी तो एक लिपि थी। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दल खालसा। ठीक है, दल खालसा। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में फिर बाद में मिसलों के रूप में संगठन किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। अगला है प्रश्न नंबर 10। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था? 15% या 25% या 20% या 30%? ठीक है, चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी इसका 20%। क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। नहीं, बिल्कुल बात गलत है भाई। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी भाई। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास कोई शक्ति नहीं थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये भी बात गलत है भाई। जो राज्य था वो राजा था, उसका पुत्र उसका ही, यानी कि उसका पुत्र राजा ही बनेगा, ये बात भी गलत है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा भाई। दोनों बातें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगर इसकी हम चर्चा कर ले भाई, देखो जो आपका ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजाओं का था। ठीक है, इन राजाओं के पास ना तो कोई राजधानी नगर थे, ना ही महल और ना ही सेनाएं थी, और ना ही वे कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर वैदिक काल के की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। वर्ण व्यवस्था थी क्या जन्म के आधार पर तय की जाने लगी? तो बिल्कुल बात सत्य है, दोनों बातें सत्य है भैया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो हम अगर बात करें ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में समाज जटिल हो रहा था। पुरोहितों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे, है ना। पहला वर्ण ब्राह्मण का था, दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था, तीसरे स्थान पर वही वैश्य जिन्हें जो व्यापार करते थे, है ना, जो व्यापार और खेती करते थे, अंतिम जो शूद्र थे जो इन तीनों की सेवा करते थे। ठीक है, और क्या हुआ कि महिलाओं को प्रायः शूद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था जिन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक, पुरोहितों ने यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे। किसके आधार पर? जो ऋग वैदिक काल में कर्म के स्थान पर वह वर्ण को आधारित था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में और समाज जटिल हो गया, अब वो जन्म के स्थान पर हो गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, प्रशंसा। क्या होता है भैया? प्रशंसा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखो, प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा होता है। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई थी। ठीक है, जो सातवाहन वंश का राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। प्रश्न नंबर 14। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? देवदत्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या विष्णुगुप्त ने, या हरिसेन? प्रश्न नंबर 14। ठीक है, तो विष्णुगुप्त, इसका और अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य था, है ना। इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, अर्थशास्त्र की। जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था, लेकिन जो समुद्रगुप्त की वर्णन करता है वो हरिसेन है। हरिसेन इसका दरबारी कवि भी था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी थी। अगला है प्रश्न नंबर 15। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या है कितनी? 10, 12, 16 या 9? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 12। ठीक, 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, उत्तर भारत में उसने 9 शासकों को हराया था और दक्षिण भारत में 12 शासकों को हराया था। ओके, चलो समुद्रगुप्त की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 16 देखो। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक ने से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत बताएं, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम है, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में भैया चालू हुआ था। कब? 58 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ये। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण, यानी शकों को पराजित करने के उपरांत कहा जाता है कि इस संवत की शुरुआत की थी और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। प्रश्न नंबर है 17। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? तो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, इसका पुलकेशिन द्वितीय ने। क्या हो जाएगा भाई? पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखो जो हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितना सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी के को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश, यानी कि जो ये नर्मदा नदी है भैया, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना, पूरब से पश्चिम को, जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, जब इन्होंने उत्तर तो भैया इन्होंने जीत लिया, लेकिन जब इन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की तो इनको यह पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा था।
अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम बड़े नगरों को, या व्यापारिक नगरों को, या व्यापारिकों के संगठन को, या छोटे नगरों को? ठीक है, तो 18 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिकों के संगठनों को नगरम कहा जाता था। ठीक, नगरम पल्लव वंश में व्यापारियों की एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक काम करती रही। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, जनपद का क्या अर्थ होता है? जन का राजा, या जन के बसने की जगह, या जन का नेता, या जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति? ठीक है, 19 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन के बसने की जगह। जन की बसने की जगह। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? हम लोग आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के उदय के बारे में, और उनके सभी डिटेल से पढ़ेंगे उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट तथ्य आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3000 साल पहले, या 2500, या 2000, या 3500? ठीक है, तो जाएगा भाई 2500 साल पहले महाजनपदों का उद्भव हुआ। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा भैया बी आंसर। ठीक है, देखो करीब 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष, करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर से लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें भी बनाई गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 21। महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अच्छा, बिल्कुल बात सत्य भाई। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था। ये भी बातें सत्य हैं, लेकिन आपको बताना क्या है? असत्य कथन। ये असत्य कथन बताना है। अब ये दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई, डी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुने। आपको सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, एक मिनट, केवल एक सही है, या दो, या सी यानी कि दोनों है, या तो भैया कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। क्यों? दो क्यों गलत है? क्योंकि, तो इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। अब उसमें यह कहा गया है कि व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों ने जोड़ा, नहीं, उन्होंने ही जोड़ा था एक ही समय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23, वज्र संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? मध्यम निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, या विनय पिटक में? ठीक है, तो वज्र संघ का जो वर्णन पुस्तक है वो दीर्घ निकाय में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 23 का सी हो जाएगा सही आंसर। वज्र संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? एक बौद्ध ग्रंथ है भाई, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। कब? लगभग 2300 साल पहले इनको लिखा गया था। प्रश्न नंबर 24, पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? मौर्य वंश, पाल वंश, खारवेल वंश, या गंग वंश? ठीक है, हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका डी, गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था। नेक्स्ट है,
अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से लेकर 1605 तक। कब था भाई? 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासन काल था। तो उन्होंने बंगाल को 1586 में, कब? 1586 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 26 है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। भारतीय जो संत थे भैया दक्षिण भारत के, नैनार शैव संत थे, अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। इनमें से कौन सा हो जाएगा सत्य कथन? ए, बी, सी या डी? ठीक है, देखो नैनार जो थे वो शैव संत थे, एकदम बात सत्य है, और अलवार वैष्णव संत थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ठीक है, ठीक है, तो केवल शब्द में निगेटिव होता है। देखो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव होता है। इन आंदोलनों का नेतृत्व तो नैनार यानी कि शैव संतों और अलवार संतों ने किया था। ये संत सभी जातियों के थे। क्या? ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। इसमें केवल ये कहा गया है कि अस्पष्ट समझाने में सिर्फ केवल पुलैया और पनार जाति को, नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा आंसर, हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुहार पांड्यों का बंदरगाह था। कुहार जो है पांड्यों का बंदरगाह था। मदुरै चोलों का बंदरगाह था। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुने, केवल एक, बी, सी या डी। ठीक है, तो ये दोनों बातें गलत है। क्यों? देखो जो पुहार था इसका उल्टा, पुहार यानी कावेरी पट्टनम, ये चोलों का था, और मदुरै पांड्य यानी उल्टा दे दिया है। यहाँ पर जाएगा डी आंसर। पुहार चोलों का बंदरगाह था, या कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, चलो, और जो मदुरै था ये पांडवों का था। ये सभी दक्षिण भारत के भैया वंश थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के वंश थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। प्रश्न नंबर 28, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, नहीं तमिलनाडु में नहीं, ये हुआ था केरल में। कहा हुआ था? केरल में। तो एक तो हो जाएगा गलत। अब जहां पर एक है आप यहीं से काट सकते हैं भाई, यानी कि ये भैया कट गए ए। ठीक है, बचा क्या? सिर्फ बी, यानी कि यहाँ पर इसको बी आंसर हो जाए, हो सकता है सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, एक गलत है, बाकी ये सभी बातें सत्य है भाई। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल बात सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था, यह भी बात सत्य है। मोक्ष प्राप्त के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, यह भी बात सत्य है। यानी कि केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ होता है? तमिलनाडु में, या कर्नाटक में, या केरल में, या आंध्र प्रदेश में? ठीक है, तो वीर शैव जो आंदोलन है वो चालू हुआ था कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर है 30, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे किसने लिखा? नामदेव, मीराबाई, या तुकाराम, या नरसिंह मेहता? ठीक, तो नरसिंह मेहता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नरसिंह मेहता ने लिखा था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? नाथ पंथ थे प्रारंभ में किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी में, दक्षिणी में, या पश्चिमी क्षेत्र? ठीक है, प्रश्न नंबर 31, तो नाथ पंथ जो प्रारंभ में उत्तरी क्षेत्र में भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 32,
मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? सूरदास की बनी थी, या दादू दयाल की, या शंकर देव है, या रविदास? ठीक है, मीराबाई। देखो, जो मीराबाई थी, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बने। किसकी? रविदास की अनुयायी बने थे। जो रविदास थे अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। ठीक है, ठीक है, कृष्ण के प्रति समर्पित थी। जो मीराबाई थी वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया था। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी, तो ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे इनके गीत। अगला है प्रश्न नंबर 33। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भूराजस्व था। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन से विकल्प सत्य हैं? प्रश्न नंबर 33। ठीक है, 33 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। केवल भैया क्या है, इसका बी आंसर सही है, यानी कि 2 आंसर सही है, एक गलत है। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं भाई। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो चोल काल है वो स्थानीय स्वशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द मिलते हैं। 400 से अधिक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी था। क्या? जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजबूरी के रूप में लिया जाता था। जो वेट्टी कर था वो जबरन लिया जाता था, जबरन लिया जाता था, ना कि कोई नगद कर था। ठीक, और जो कदमाई था वो मूल राजस्व के रूप में ही लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? नाई, जुलाहा, मोची या कृषक? ठीक है, तो इसका तो आंसर सभी लोग दे दोगे भाई। ये आप जो 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं कबीर के बारे में। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, जुलाहा परिवार में। किस परिवार में? जुलाहा परिवार हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 35। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? ठीक है, गुरु नानक है, या गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, या गुरु रामदास? ठीक है, तो बताएं इसका क्या हो जाएगा सही आंसर भाई। ठीक, तो गुरु नानक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? जैमिनी ने, या वसुमित्र ने, या पाणिनि ने, या कपिल? तो संस्कृत अभी आपने इसके पहले शायद एक हो चुका है, तो पाणिनि हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा भाई? पाणिनि हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 37 देखो, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? महावीर स्वामी ने संस्कृत भाषा में, या पाली भाषा में, या प्राकृत भाषा में, या खरोष्टी लिपि में? महावीर स्वामी जो कि एक जन साधारण भाषा थी, प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो जो भैया जैन धर्म थे, ये बात एकदम सत्य है कि व्यापारियों ने उनका समर्थन किया, एकदम बात सत्य है। लेकिन दो क्या है भाई? अच्छा, दो में क्या पूछा गया? साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये भी बात सत्य भाई, दोनों बातें सत्य है, आपको सत्य बताना था। तो 38 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो किसान थे भैया
इसलिए नहीं वो स्वीकार किए क्योंकि जैन धर्म में भाई कहा जाता था खेती करना भैया सही नहीं माना जाता था, क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा होती थी। इसकी उसमें भी जीवों की हिंसा होती थी। तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? नियम कानून, सुत्त पिटक में, अभिधम पिटक या भगवती सूत्र या विनय पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि देखो, घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक है, ये दोनों बातें, दोनों में जो समानता है वो बता रहा हूँ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ये संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? ठीक है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल बात सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी बात सत्य है भाई। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी बात सही है। और जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें कहा गया कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी, नहीं। विवाहित भैया जो स्त्रियां थी उनको संघ प्रवेश करने के लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं होती थी। ओके, तो डी हो भैया गलत है, आपको गलत ही बताना था। ठीक, देखो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। जो स्त्री थी अपने माता पिता से नहीं, यानी कि जिनका विवाह हो गया था, वो अपने हस्बैंड यानी पति देव से वो भैया लेती थी अनुमति। ठीक है, प्रश्न नंबर है 41। प्रश्न नंबर 41 देखो, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या है भाई? सत्य है भाई। महायान जो दो बौद्ध संबंधित था, हीनयान और महायान, है ना। इसके बाद जो महायान शाखा थी उन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया बौद्ध धर्म में। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो महायान की जो मुख्य विशेषता यह है कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तहसीलों में बनाई जाने लगी थी। मथुरा में एक जो मूर्तियां थी मथुरा में और कुछ तहसीलों में भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। नंबर 42 है, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना कैसे कर सकते हैं? ये तो बात गलत दे रही है भाई। पहले अगर एकांतवास यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पहले एकांतवास में साधना करते थे फिर तो भाई प्रचार करते थे ना, यानी शिक्षा देते थे, तो ये बात गलत हो गई। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हुई, बिल्कुल बात सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुई, ये भी बात सत्य है। यानी कि जिस ऑप्शन में 2 और 3 होगा वो हो जाएंगे सही आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 42 का सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, सबसे पहले भैया आया फायान, क्या आया था? फायान आया था। तो ऑप्शन नंबर भैया हो जाएगा इसका बी, पहले फायान फिर ह्वेनसांग फिर इत्सिंग। तो सी बी वाले सभी सही है, क्या हो जाएगा भाई? बी वाले सभी सही हो जाएंगे। ओके, चलो भाई अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44।
प्रश्न नंबर 44 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा शेल्युकट निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो कौन था भाई? जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका, तो मेगास्थनीज हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका? मेगास्थनीज हो जाएगा सही आंसर। ठीक भैया, मेगास्थनीज। अगला है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? सही क्रम आपको बताना है। ठीक, कुषाण, हिंद पार्थियन, शक या हिंद यमन, या हिंद यमन कुषाण शक या हिंद पार्थियन, या हिंद यमन शक हिंद पार्थियन या कुषाण, या हिंद यमन हिंद पार्थियन शक या कुषाण। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी है। पहले हिंद यमन आए, फिर शक आए, हिंद पार्थियन आए, फिर आए कुषाण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 46, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दुर्गपाल, धम्म महामात्र, आठविका या महामात्र। तो 46 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। देखो, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही हुआ उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। कौन? अशोक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 47, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं, खरोष्टी लिपि में नहीं है। ब्राह्मणी ज्यादातर जो अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं, ना कि खरोष्टी में। ठीक है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, ये भी बात सत्य है। यहाँ पर दो गलत है भाई, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं ज्यादातर वो आपके ब्राह्मणी लिपि मिलते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, ठीक है, ये आपका जो आर्मेयिक है और खरोष्टी ये आपके भारत से बाहर मिलते हैं, जैसे कि वो सॉरी दक्षिण में, अफगानिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में एक खरोष्टी लिपि में कुछ अभिलेख उसके प्राप्त होते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, और आपका जो हो जाएगा भाई, ठीक, पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र में है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अन्य अभिलेख ये मिलते हैं, वहां से आपको यानी आर्मेयिक और खरोष्टी लिपि में अभिलेख कुछ मिले हैं, ये बहुत ध्यान देना। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 48, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जो जागीर दिल्ली सुल्तानों में से खालसा या खालसा, इनाम, इक्ता, वक्फ। ठीक है, तो इक्ता हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक इक्ताओं की तरह ही थे। क्या? कुछ हद तक इक्ताओं की तरह ही थे। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलक्कम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह केरल में मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है। तो अब बताना है आपको क्या हो जाएंगे सही आंसर। तो ये दोनों बातें क्या है भाई? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, प्रयोग में से कोई नहीं इसका हो जाएगा सही आंसर। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं भाई। देखो देखो चेयर लोग, देखो जो भैया ये मलयालम में लिखी गई है, यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे 49 में लीला तिलक्कम के बारे में। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? चलो भाई अगला है। देखो ये संस्कृत के साथ साथ कई क्षेत्रीय भाषा में भी प्रयोग किया, इसमें मतलब ली गई थी, इसलिए ये क्या है, यहाँ आपको जाएगा भाई गलत आंसर, सेकंड नंबर।
और ये जो आपका एक मिनट, जो लीला तिलक्कम है संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति है। किस भाषा की भाई? मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति है, जो लगभग 12 शताब्दी बताई जा रही है। प्रत्यक्ष संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है। अगला है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 50। ठीक, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं? कंधार, कंधार, जौगढ़, रंभागिरी, गिरनार और लुम्बिनी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्या आंसर इसका आप लोग दे रहे हैं, बताओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये सभी जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 51। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहां भेजा था? सीरिया में, मिस्र में और श्रीलंका में, या उपरोक्त सभी? तो अशोक ने इन सभी जगह भैया अपने राजदूत भेजा था। सीरिया में भी, मिस्र में भी और श्रीलंका में भी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 52। प्रश्न नंबर 52 है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राज्यपाल, कोषाध्यक्ष या दुर्गपाल या मंत्री परिषद? ठीक है, तो राज्यपाल हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर का पद राजकुमारों को दिया जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? क्योंकि बड़े आकार के कारण, या समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण? सत्य कथन चुने। तो ये दोनों बातें क्या हैं? सत्य हैं। दोनों बातें ही सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 54। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? गैरिक मृदभांड, अब यह महाजनपद काल की बात हो रही है। चित्रित धूसर मृदभांड है, या कांस्य या लोहे से बने मृदभांड? 54, तो 54 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं बताएं। नंबर 55, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है, बिल्कुल बात सही भाई। पांडुलिपियां का क्या महत्व है? अरे सॉरी सॉरी, आपको यह पूछा गया है पांडुलिपियों का क्या महत्व है, तो यह सत्य है। राजाओं के जीवन चर्चा की प्राप्ति, बिल्कुल है, यहाँ से पांडुलिपियों में राजाओं के जीवन चर्चा की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों की चर्चा भी, ये भी बात सत्य है। स्तंभ लेखों के अध्ययन, ये भी बात सत्य है, यानी कि पांडुलिपियों से ये सभी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में सभी होंगे वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखो, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? राजगृह, अमरावती, मथुरा या कंधार? ठीक, कुषाणों की आपकी दूसरी राजधानी पूछा गया है। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। ठीक है, देखो कनिष्क जो था वो कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? कनिष्क। कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा था, और उसके साम्राज्य की राजधानी वो पुरुषपुर यानी पेशावर थी। क्या थी? पेशावर या पुरुषपुर, पुरुषपुर थी। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नंबर 57, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, या पुडुचेरी में? ठीक है,
हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। पुडुचेरी हो जाएगा। अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, यानी कि बंदरगाह था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। क्या रहा होगा? यानी अनाज रखने के लिए गोदाम रहा होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही आंसर। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जातक कथाओं का संकलन किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है नंबर 59। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? बड़े भूस्वामी जो थे भाई, बड़े होना चाहिए यहाँ पर, ग्राम भोजक, अजमई, उड़वार या विलल्ला। ठीक है, तो विलल्ला हो जाएगा इसका सही आंसर। विलल्ला विलल्ला या विल्लाल। ठीक है, विल्लाल जो थे कृषि जमींदारों का एक विशेष वर्ग था जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया था। ठीक है, ये बड़े भूस्वामी थे जो आपके जो साधारण हल वालों को उड़वाड़ कहते थे भाई, जो छोटे किसान थे, है ना। ठीक है, और भूमिहीन मजदूरों को दास, भूमिहीन मजदूरों को दास, कडेसियार और अधिमई कहते थे। क्या कहते थे? अधिमई। जो भूमिहीन थे, भूमिहीन अधिमई कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर होगा 60। प्रश्न नंबर 60 है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख पर अशोक का आदर्श उत्कीर्ण करवाया गया है। इसे ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, 60। आपको पता है कि जो केवल ये एक सही, क्यों दो गलत है? क्योंकि ये ब्राह्मणी लिपि नहीं लिखा गया है। बात ध्यान देना, जो भारत में इनके अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मणी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, लगभग 2250 वर्ष पुराना है यह जो अभिलेख है। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते थे। तो लिपियां क्या है? अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग करने वाली यूनानी तथा आर्मेक नामक दो लिपियां तथा भाषाओं में है। यूनानी और आर्मेक लिपि में ये लिखा गया था। कौन सा? यूनानी और आर्मेक लिपि में ये प्राप्त होता है जो कंधार का अभिलेख है, ना कि ब्राह्मणी लिपि में। यहाँ पर केवल हो जाएगा ए आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 60 का ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखो, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल हैं? अभिलेख है, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार और आभूषण। तो ये सारी बातें क्या होती है भाई? पुरातात्विक स्रोत, सारी बातें भी शामिल होती हैं। ठीक, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सभी शामिल हैं, तो ये सभी बातें हो जाएंगी भाई सही, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 62। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अच्छा, बात तो सही है भाई। शिकार ढूंढने के लिए, हाँ ये भी बात सही है भाई। और मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी बात सही है। और मौसम बदलने के कारण, ये भी बात सही है। यानी कि ये सभी बातें हैं सही हो जाएंगी आपकी किसके लिए? प्रारंभिक मानव आखेटक संग्राहक के रूप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे, ये इसके सभी कारण यह है, एक स्थान से घूमने के कारण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 63। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आहत सिक्कों के संदर्भ में आपको विचार करना है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, या यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। ठीक है, तो 63 में आप लोग क्या आंसर देंगे? ठीक,
आपको बताना क्या है, गलत कथन बताना है। क्या बताना है, गलत कथन बताना भाई। तो ये दो गलत है, क्या है, सिर्फ दो गलत है। ठीक, ठप्पा मार के उन्हें बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर, आपको गलत कथन बताना था। ओके भैया, ठीक। देखो, जो आहा सिक्के थे, आहा सिक्के समानता आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, ये बात सही है। ये तो धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह यानी ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहा सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदी तक ये प्रचलन में रहे हैं। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नंबर 54। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनारों का, लोहार और बुनकरों का, टोकरी या माला बनाने वालों का, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो 64 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? तो 64 को जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, क्या है, इन सभी का उल्लेख मिलता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 65। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये बात भैया गलत है, यही बात हो जाएगी, गलत हो जाएगी भाई। देखो, इसमें हुआ क्या था कि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाजों और सड़कों दोनों का मार्ग प्रयोग करते थे। केवल यहाँ पर केवल शब्द निगेटिव होता है ना, तो ये हो जाएगा गलत, आपको गलत कथन बताना था, तो यही हो जाएगा आप इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी आप ये अगले ऑप्शन पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सत्य है। दक्षिण भारत से रोम के व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं, ये भी बात सही है। इनमें से कोई, तो ये दोनों बातें सत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 66। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बुद्ध चरित्र, ठीक है, तो अश्व घोष, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, देखो, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क दरबार में, किसके दरबार में, जो अश्वघोष थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके, ठीक है, कनिष्क दरबार में रहते थे। ठीक है, पार्श और वसमु जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान, ये सभी क्या है, जैसे आपके नागार्जुन भी हो गए, पार्श और वसुमित्र, ये भी भैया कनिष्क दरबार में ही रहते थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। अगला प्रश्न नंबर 67। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। आपको सही कथन बताना है, इसका क्या हो जाएगा भैया सही आंसर, सही कथन आपको बताना है। तो दोनों बातें क्या है भाई, सत्य है, दोनों बातें यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 68। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। ये वृत्ताकार पथ क्या कहलाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 68 में हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, प्रदक्षिणा कहलाता था। क्या, प्रदक्षिणा कहलाता था। अगला है प्रश्न नंबर 69। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। ये तीनों बातें भैया सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर 69 का। अगला है प्रश्न नंबर 70। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था भाई? चोलों का जो था वो महत्वपूर्ण पत्तन आपसे पूछा रहा कौन सा था। ठीक है, चोलों का तो कौन था, मदुरा तो पांडवों का था भाई।
ठीक है, अभी आपने पढ़ा था शायद इसके पहले कुहार, जो कुहार यानी कि कावेरीपट्टनम जिसे या कावेरीपट्टनम चोलो का महत्वपूर्ण यानी कि बंदरगाह या पत्तन था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 71। बुर्ज होम में आवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये बुर्ज होम यानी कि जम्मू कश्मीर में, कहा जम्मू कश्मीर में गर्त निवास के साथ चेंज प्राप्त होते हैं बुर्ज होम से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो प्रश्न नंबर 71, ठीक है। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें क्या भाई सत्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, और बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो 71 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 72। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। प्रश्न नंबर 72, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? हीनयान, महायान, बौद्धयान या दिव्यावधान? कुषाणों के समय, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महायान। महायान बौद्धों का दावा की था कि आत्मज्ञान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास विश्वास है और वे अपने धर्म को जीवन के एक साधन के रूप में देखते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। उन्हें दार्शनिक बहस और बौद्धिक कलाबाजी भी पसंद है और वे देवी देवताओं बुद्ध और बुद्धत्व की पूजा करने के साथ साथ स्त्री देवताओं और जादू शब्दों का सहायता भी लेते थे, जो महायान शाखा के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 73। हड़प्पाई संस्कृति के संदर्भ में सही मिलान करें। तांबा, टिन और सोना। तांबा कहां से प्राप्त होता था भैया? तांबा ये था राजस्थान से प्राप्त होता था। कहां से? राजस्थान से प्राप्त होता था तांबा। ठीक है, टिन अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। तो 73 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का बी 2 का ए। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 74। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं? क्या क्या अटकलें लगाई हैं हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में? ठीक है, नदियों के सूखने के कारण, सही बात है भाई। जंगलों के विनाश कारण, इसका भी अटकलें लगाई है। चारा गाय मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी है। बाढ़ के कारण, ये भी है। और शासकों का नियंत्रण समाप्त होने का, ये भी है। यानी कि सभी बातें भी सम्मिलित है। क्या है ये? सभी बातें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है सभी सही। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 75। ठीक है, तो हम लोग 1/3 भैया 1/3 बचा है सिर्फ। ठीक है, 75 क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, मुहरे लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया। एक मिनट, क्यों भग रहा भाई? कच्चे माल का याद घट गया और नए वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। तो 75 में आप लोग किधर जा रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, तो 75 में हो जाएगा भाई डी, यानी सभी परिणाम हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा सही आंसर। 75 का डी आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 76। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन वंश था? पांड्य, चेर और कुषाण और सातवाहन। ये तीनों तो भैया, ये पांड्य, चेर और सातवाहन, ये दक्षिण भैया, ये आपका दक्षिण भारत, ये आपका पश्चिम भारत का है। जो सिल्क रूट था वो जम्मू कश्मीर से जाता था, यानी कौन सा? वो कुषाण हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, कुषाण हो जाएगा 76 का सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि अश्वघोष जो था वो अश्वघोष हो गया, नागार्जुन हो गया, वसुमित्र हो गए, पार्स हो गए, सभी कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? सोना की, रेशमी वस्त्र या काली मिर्च या आहत सिक्के? ठीक है, रोमन साम्राज्य में
भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? ठीक, तो काली मिर्च। किसकी? काली मिर्च हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 में दिया गया कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ठीक है, ये बात एकदम सत्य भी वर्णन करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, तो यही बात क्या है? गलत है, सत्य नहीं है, है ना, यही गलत हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, यही बात सही है। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 672 शासन किया, ये बात सत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा गलत। आपको गलत कथन ही बताना था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो 80। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? भरतमल या सूरजमल या अजीत सिंह या जय सिंह? बताएं। प्रश्न नंबर 80। ठीक है, तो हो जाएगा बी आंसर, सूरजमल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 81। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कौन? अरविंद पनगड़िया। क्या है? अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जो 15वें के थे वो इनके सिंह। कौन थे? इनके सिंह थे भाई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 82। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, तो तहरीक ए हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83 है। किसे हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एम एस स्वामीनाथन सम्मान से किसे? तो बी आर कम्बोज को। किसे भैया? बी आर कम्बोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये हम कौन? ये कौन है भैया? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कम्बोज को प्रतिष्ठित एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलो नंबर है 84। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट साइक्लोन है वो भारत और किस देश के साथ होता है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, प्रश्न नंबर 85। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया? 2, 4, 5 या 6? तो 4 वर्ष। 4 वर्ष हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए यानी कि पिछली बार, यानी कि भारत आखिरी बार सांख्यिकी आयोग का सदस्य कब बना था? 2004 का। 2004 में बना था पिछली बार। ठीक है, अब 2024 में फिर से ये बना है। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना साल 1947 में की गई थी। इस आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी। ठीक, इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। कितने? 24 सदस्य देश शामिल हैं। अगला है प्रश्न नंबर 86। भारतीय नौसेना स्टाफ के रूप में उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को या दिनेश के त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो दिनेश के त्रिपाठी को उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 87। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या पर्यावरण,
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। क्या है? क्या है? ये स्वायत्त संगठन है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, INCOIC भारत में सुनामी के संदर्भ में भविष्यवाणी और प्रभावी चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। अच्छा, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, ये बात भैया गलत है। जो मुख्यालय है उसका हैदराबाद में, ना कि नई दिल्ली में। मुख्यालय भाई 1999 में तो स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो आपका वो है मुख्यालय, वो हैदराबाद में है। क्या है? हैदराबाद है। कोई दिक्कत परेशानी? चलो, तो आपको बताना क्या था, कितने सही हैं। ठीक, तो केवल इसका एक हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? इसका एक हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 88। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक एक्सपोसॉट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री माप के लिए समर्पित है। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। 88 में क्या हो जाएगा भाई? केवल भैया इसका 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये जो आपका दूसरा दिया है ना, दुनिया का दूसरा नहीं, पहला। क्या है ये? पहला, इसलिए गलत हो गया पहला। इसरो ने, किसने? नासा ने नहीं, इसरो ने। इसरो द्वारा, यानी कि भारत की स्पेस द्वारा ये किया गया है, ना कि इसरो ने। सॉरी, ना कि नासा ने, इसरो के द्वारा, यानी कि भारत की स्पेस एजेंसी में। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 89। निम्न पर विचार करें, निम्न पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स प्रयुक्त में से कितने क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है? बताओ। ठीक है, ये सभी शामिल है। क्या है? ये सभी शामिल है। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 90। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला समझौता है। ठीक, भारतीय नागरिकों को म्यांमार और FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। भारत म्यांमार की सीमा पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ये तीनों बातें क्या भाई? ये तीनों ही बातें गलत हैं। क्या है? ये तीनों बातें गलत हैं। देखो, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में आप सुन लीजिए कि जो देखो, जो FMR का लक्ष्य सीमा संबंधों में सुधार करना और समुदाय को जोड़ना था, लेकिन यह मुख्य रूप से व्यापार या निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं था। ये बात ध्यान देना। इसे व्यापार, खेती और पारिवारिक यात्राओं जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी सीमा पर आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया था। वीजा आवश्यकता FMR का हिस्सा नहीं है और भारतीय नागरिक बिना वीजा के इसका लाभ उठा सकते थे। FMR दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही है, समझ पर आधारित एक वीजा मुक्त व्यवस्था है। FMR सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर या विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित था, ना कि संपूर्ण 1643 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, बात ध्यान देना। इसलिए तीनों बातें गलत हो जाएंगी। अगला है 91। प्रश्न नंबर 91 है, एक मिनट, चलिए क्या नहीं बताएं। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, GST में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। अच्छा,
जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया गया है, या जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं केवल उनकी आवश्यकता के प्रकार के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया गया है। ये कौन सा कथन सही, आपको सही कथन बताना है। ठीक, तो यहाँ पर केवल एक सही हुई, केवल क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इसके बारे में देखो ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं कि जीएसटी में निर्यात शून्य रेटेड है, जिसका अर्थ है कि निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन अपने इनपुट पर भुगतान किए गए पर रिफंड के हकदार हैं। ठीक है, अब जीएसटी केवल निर्माण और बिक्री पर ही नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जिनकी वस्तुएं और सेवाओं की आवश्यकता प्रकृति जीएसटी के तहत उनके कर वर्गीकरण में एक कारक है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। आर्थिक उपयोगिता, विलासिता बनाम आवश्यकता, राजस्व क्षमता और सामाजिक विचार जैसे अन्य कारक भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के को दिए गए कर स्लैब को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो यही बात हो जाएगी भैया करेक्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मानता है। भारत मालदीव में ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो कौन कौन से कथन इसमें सही, आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो 93 हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी 2 और 3 सही है, एक गलत है। ठीक है, एक गलत है, क्यों? क्योंकि इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य मालदीव में भारतीय प्रभाव को कम करना है। यह मालदीव में लोगों को भारत के खिलाफ लाभमंद करने का एक राजनीतिक आंदोलन है। क्या है? राजनीतिक आंदोलन था। तो 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। तो नीचे दिए गए योग का सही कथन चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये दोनों बातें क्या भाई गलत है, दोनों बातें ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। और क्यों गलत है? क्योंकि इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो संधि हुई है, संधि जिसे आधिकारिक तौर पर परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता कहा जाता है, पारदर्शिता पर जोर देती है। इसका उद्देश्य एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं पर आकस्मिक या जानबूझकर हमलों को रोकना है। इन सुविधाओं के स्थानों को साझा करने से विश्वास बनाने में मदद मिलती है और तनाव के समय गलत आकलन का जोखिम कम हो जाता है। समझौते का विशिष्ट लक्ष्य परमाणु संघर्ष को जोखिम को कम करना है, ना कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यहाँ पर आर्थिक सहयोग की कोई बात नहीं हो रही है, तो डी हो जाएगा सही आंसर। नंबर 95, नंबर 95 देखो, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना हुई? ड्रोन पुलिस तो हो जाएगा भाई बिहार, बिहार में हुई थी। कहाँ? बिहार। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, बिहार ने या महाराष्ट्र सरकार ने? या महाराष्ट्र या बिहार या मध्य प्रदेश या गुजरात? ठीक है, तो बिहार हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 97। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य
75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। ठीक है, तो यह ई शासन को बढ़ावा देने के लिए तथा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह अभियान जारी किया गया है। क्या इसके द्वारा? बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है, सड़क हादसों 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? सड़क हादसों 2022 में बिहार का स्थान 13वां स्थान है। कौन सा भाई? 13वां स्थान है। अगला है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4,797 करोड़ रुपए को आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य ने शुरू किया है? ठीक है, तो गुजरात सरकार के द्वारा। क्या? गुजरात राज्य ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। तो ये थे आज के जो पहला टेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डेली, अब हम आपको जो टेस्ट नंबर दूसरा है इसको टेस्ट नंबर नेक्स्ट जो कराएंगे इसको हम नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 देख लो। टेस्ट नंबर जो 2 है इसको हम लोग कल करेंगे। आज मैं आपको टेस्ट नंबर 1 कराया हूँ, इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरा कराया हूँ। फिर से बता दूं कि एक मैं टेस्ट सीरीज जो है इसमें टोटल 17 टेस्ट सीरीज है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हैं, और मैं एक आपको और अलग कराऊंगा जिसमें आपको 10 सेट मिलेंगे, वो भी एडिटोरिया की है, और उसमें आपको प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।